नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार त्यागी। बात पते की में आपका स्वागत। आज का विषय है, अभी हाल ही में 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इसराइल के ऊपर लगभग 200 मिसाइल्सों से हमला किया। ये बैलिस्टिक मिसाइल थी जो ट्रेजेक्ट्री पर काम करती हैं। और आपने देखा होगा, पिछले साल 7 अक्टूबर 2024 में इसराइल के ऊपर जो हमस का एक्रॉस बॉर्डर अटैक था, उसमें बहुत सी एट्रोसिटीज हुई, बहुत से अत्याचार हुए, उनको बंधक बनाया गया, 1,500 से ऊपर लोगों की हत्या कर दी गई। वो एक अमानवीय और आतंकवादी हमला इसराइल के ऊपर हुआ। वो कोई कंट्री, एक ऑफिशियल आर्मी या एक राष्ट्र के दो आर्मी के बीच में कोई कलह नहीं थी। वो एक उग्रवादी संगठन द्वारा किया गया हमला था। लेकिन ये प्रॉक्सी का जो चलन चला है, ये इतना खतरनाक हो चुका है कि इसकी आड़ में देश अपना हित साधने की कोशिश कर रहे हैं। हिजबुल्ला, हूती, हमस जैसे दर्दनाक और भयंकर खूंखार आतंकवादियों का पलना इस बात का जीता जागता उदाहरण है। देशों में टकराव हो सकता है संस्कृति के ऊपर, उनकी ज़मीनी लड़ाई के ऊपर या बहुत से और विषयों के ऊपर, मगर ये जो धर्मांधता बढ़ती जा रही है विश्व के लिए, ये खतरा है। किसी भी क्षेत्र में हो, इससे तो लगता है हम उस तरफ चले जाएंगे जब हम पाषाण युग की बात करते हैं, जब लोह युग की बात करते हैं, या जाहिलों का दौर की बात करते हैं, या हजारों साल पहले जब मानसिकता इतनी विकसित नहीं थी या एजुकेशन इतनी नहीं थी। लेकिन अब 1 साल से लगभग होने वाला है इसराइल और हमस के युद्ध को शुरू हुए, और बात यहाँ तक पहुँच गई कि अब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर भी हमला करने लगा। ईरान क्या चाहता है? हकीकत यह है कि ईरान, टर्की और सऊदी अरबिया, इन तीनों में आपसी जो मनमुटाव कह सकते हैं या असंतुलन है, वो इस बात को लेकर है कि अरब का नेता कौन बने, इस इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफा हकीकत में किसको माना जाए। अब तक, हाल ही के दिनों तक, तो सऊदी अरबिया खलीफा माना जाता रहा। इसके कारण बहुत से हैं। उसकी इकोनॉमी 1935 के तेल के कुएं आने के बाद बढ़ गई। 1935 से पहले तो वो डेजर्ट था, लोग भेड़ बकरियों पर अपनी रोजी रोटी चलाते थे, मसाले बेचते थे, कुछ नहीं था। बहुत ज़्यादा गरीबी और त्रासदी इस क्षेत्र में थी। लेकिन विकास हुआ, तेल की, प्राकृतिक गैस की खोज हुई, यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने वहाँ पे कंपनियाँ लगाईं, उनकी इकोनॉमी बढ़ी। ईश्वर की कृपा से उस क्षेत्र के लोगों पर ईश्वर की मेहरबानी हुई और उनकी इकोनॉमी बढ़ी, तो वो उन्नति की तरफ अग्रसर हुए। लेकिन इसके साथ साथ जो वो नहीं कर पाए, जो करना चाहिए था, उनको उस उन्नति के साथ साथ अपनी मानसिक उन्नति का भी ध्यान रखना चाहिए था। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत खेद का विषय है, इस क्षेत्र में उग्रवादी संगठनों की उत्पत्ति काफ़ी पहले शुरू हो गई थी। उनको उन राज्यों ने और लीडर्स ने बढ़ावा दिया, और यूएस ने भी इस बात का फ़ायदा अफ़गानिस्तान में या जहाँ जहाँ उसके हाथ टकराते थे वहाँ वहाँ उठाया। आज स्थिति ये है कि इस वार को शुरू लगभग एक साल होने वाला है। 7 अक्टूबर 2024 में 1 वर्ष हो जाएगा। कोई भी वर्ल्ड लीडर या कोई भी कंट्री मैंने नहीं देखा शांति की बात करते हुए, सिर्फ भारतवर्ष के अलावा। मेरे ख्याल संसार को शांति की जरूरत नहीं है क्या? अफसोस, सभी लीडर्स और कंट्रीज एक दूसरे से को धमकी देने पर लगे हुए हैं, हम उसको मिटा देंगे, उसका विनाश कर देंगे। अफसोस इस बात का है, मानवता कहाँ तक पहुँच गई
ये जो साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं, इसकी सहायता से हम बहुत कुछ अपनी लाइफ को इजी कर पा रहे हैं। चाहे ये मेडिकल का फील्ड हो, चाहे ट्रैवलिंग हो, कम्युनिकेशन हो, बहुत अधिक सुविधाएं मनुष्य को मिली हैं। ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ी कामयाबी। लेकिन साथ साथ इसका दूसरी तरफ भी नेगेटिव प्रभाव हुआ। कंट्रीज ने, लीडर्स ने अपनी आर्म एम्यूनिशंस की पावर, किलिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ाई, और उसका नतीजा होता जा रहा है कि वार को कोई भी रोकने की बजाय उसमें दे आर एडिंग फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालने का काम हो रहा है। अब सवाल ये है, ये सीरीज कब रुकेगी? तो मैंने जहाँ से शुरू किया था वहीं से ही, कि तीनों में अब टर्की नाटो का सदस्य है, उधर यूएस इजराइल की तरफ है, तो टर्की थोड़ा सा पीछे हटा हल्का सा। हालांकि टर्की ने कोशिश कई बार की खलीफा बनने की। अजरबैजान और आर्मीनिया के युद्ध में टर्की ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया अजरबैजान के पक्ष में, और अपने ड्रोन्स भी दी, हथियार भी दी, टेक्नोलॉजी भी दी, और कोशिश की कि अजरबैजान जीते। अजरबैजान जीता भी, तो टर्की को कुछ अच्छा लगा कि मैं खलीफा बन जाऊंगा। उसके बाद पाकिस्तान से वो न्यूक्लियर वेपन्स को भी टेक्नोलॉजी लेने की कोशिश करता रहा। ईरान का हालांकि सुन्नी और शिया के चक्कर में कुछ पीछे था, जैसे कि यमन में होता था, हूती और हाउती दो ट्राइबल थे, उनके बीच में झगड़ा था, वहाँ की गवर्नमेंट गिराई गई, तो सऊदी अरबिया, यूएस तो इस पक्ष में रहे, हाउती को उन्होंने सपोर्ट किया। और यमन में जो हूती ग्रुप है वो शिया बहुल ग्रुप है, उसको सपोर्ट किया। सीरिया में जो कॉन्फ्लिक्ट रहा उसमें भी ईरान ने और रशिया ने, यूएस ने भी अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम किया। विभिन्न उग्रवादी संगठनों को हथियार और सुविधाएं दी एक दूसरे लड़ने के लिए। सीरिया ऐसा कंट्री है जहाँ पे अभी भी 3-4 तरह के उग्रवादी संगठन हैं, उनके लिए टेरिटोरी है, वो हमेशा कुछ ना कुछ उथल पुथल करते रहते हैं। सीरिया की जो गवर्नमेंट है अल असद की, यूएस ने बहुत कोशिश की उसको डिथ्रोन करने की, लेकिन रशिया के सपोर्ट से, ईरान के सपोर्ट से वो गवर्नमेंट आज तक गिरी नहीं। आज भी अल असद प्रेसिडेंट बने हुए हैं। तो इन सब उसमें अब क्या हो रहा है, क्योंकि ये युद्ध धीरे 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 यहूदी वर्सेस इस्लाम पे आने के लिए अग्रसर हो रहा है। और ईरान क्या चाहता है, ईरान ने ये हमला क्यों किया? सभी बोल रहे थे, और मैं लिख के देता हूँ, ईरान का जो हमला 1 अक्टूबर का हुआ है, ये दिमाग से नहीं किया गया, ये भावनाओं में बहकर अति उत्तेजना में किया गया, क्योंकि प्रेशर इतना बढ़ गया था। हिजबुल्लाह लीडर नसरुल्लाह की मौत के बाद, हानिया की मौत के बाद ईरान में, और बहुत से लीडर्स की मौत के बाद उस पर प्रेशर बढ़ता चला गया कि वो हमारी रक्षा कर पाएगा या नहीं, इसराइल को जवाब दे पाएगा या नहीं। नंबर 1 तो ये। नंबर 2 ये कि उसने ये भी देखा कि हो सकता है ये एक अच्छा मौका उभरे कि रशिया भी मेरे साथ है, और ये अच्छा मौका उभरे खलीफा बनने का, और इसमें सफलता भी कुछ परसेंट तक मिली है। आज ईरान ने जो हमला इजराइल के ऊपर किया, उसकी सफलता असफलता के बारे में मेरा कोई कहना नहीं है, लेकिन फिर भी ये सफल इसलिए मानूंगा, डैमेज जो कुछ हुआ वो ठीक, मॉरली एक बहुत बड़ा माइलस्टोन मिला ईरान को, और ईरान को ऐसा लगा कि अब शायद इस्लामिक कंट्रीज एक हो जाएं, जैसे कि वो इसका आह्वान भी करते हैं, अपील भी करते हैं। और आने वाले टाइम में शायद ईरान सोचता है कि वो खलीफा बनकर उभरे, लेकिन इसके चांस ना के बराबर हैं। सऊदी अरबिया और टर्की ऐसा होने नहीं देंगे, नंबर 1। नंबर 2 दूसरा ये है, यूएस इजराइल के साथ रहेगा, और रशिया इतना मजबूत अभी नहीं है, वो हालांकि नुकसान पहुंचा सकता है। ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे रहा है, ये दे चुका है। वो चाहता है कि यूएस उस जंजाल में उधर फंसा रहे, और ताकि यूक्रेन में हल्का पड़ जाए और रशिया को इसमें बढ़त मिल जाए। लेकिन यूएस ऐसा कंट्री है जिसकी पॉलिसी इस तरह से है कि ना तो वो यूक्रेन वार को वीक होने देगा, ना उधर इजराइल को वीक होने देगा। वो तीसरी तरफ चाइना को भी आंख दिखा रहा है। मेरे ख्याल से
अगर अब होगा क्या, लोग कहते हैं इसके बाद क्या होगा। इसके बाद दो पोजीशंस हैं, अब इसके दो परिणाम निकलेंगे। या तो यूएस इजराइल ये सोच सकते हैं कि भाई ईरान से पंगा लेना भी इतना आसान नहीं। इजराइल बहुत छोटा देश है, उसकी लिमिटेड पॉपुलेशन है, लिमिटेड एरिया है। तो ईरान बहुत बड़ा देश है। ईरान की पॉपुलेशन जहाँ 9 करोड़ के आसपास है, इजराइल की 1 करोड़ भी पूरी नहीं होती। ईरान की टेरिटोरी मेरे ख्याल से, मैं जहाँ तक सोचता हूँ, 80 गुना ज़्यादा बड़ा ईरान है। इजराइल की टेरिटोरी तो 22 या 23,000 स्क्वायर किलोमीटर है, ईरान की तो ज़्यादा 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर टेरिटोरी है। संसाधन, मिलिट्रीली भी, टेक्नोलॉजी भी ईरान ने काफ़ी तरक्की की है मिलिट्रीली, क्योंकि सैंक्शन लगने के बाद उसने अपनी प्रभुसत्ता को बनाए रखने के लिए, दबदबा बनाए रखने के लिए, अमेरिका को टक्कर पर खड़ा होने के लिए उसने मिलिट्रीली, टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांसमेंट अपने आर्मी को किया है। अब दो सवाल हैं। अगर यूएस और इजराइल इतना सोचकर कुछ इस वार को लिमिट करते हैं, ये संकेत ईरान ने भी दिया है। ईरान ने बोला कि अगर इजराइल पलटवार नहीं करेगा तो इसका मतलब ये है कि वो दोबारा ईरान उस पर हमला नहीं करेगा। लेकिन अगर इजराइल करता है तो ईरान उसका जवाब देगा। उधर यूएस ने भी बोला जवाब। लेकिन मेरा मानना ये है कि इसमें दो ऑप्शन उभर कर आते हैं। एक तो ये कि वार को लिमिटेड कर सकता है इजराइल और यूएस, ये इस तरफ सोचते हैं। दूसरा उनका ये है, अगर वो ये सोच बैठे कि बहुत अच्छा मौका ईरान ने दे दिया है, अब इसको न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देने का, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हमको ईरान को मसल देना चाहिए, सो ईरान उभरे ही ना। मेरा ऐसा मानना है। सेकंड ऑप्शन को वो चूज कर सकते हैं, क्योंकि सऊदी अरबिया और बहुत से कंट्रीज जो सुन्नी बाहुल्य कंट्रीज़ हैं, वो नहीं चाहते, वो हालांकि चुप में कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि ईरान एक मुस्लिम खलीफा बनकर उभरे। हिजबुल्लाह का जो उदय हुआ था वो सुन्नी के अगेंस्ट हुआ था। आपको याद होगा, सुन्नियों ने उसके मरने पर इस सीरिया में और इराक में स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन भी किया था, मिठाइयाँ बांटी थी। क्योंकि ये हुती या हिजबुल्लाह ये सब शिया संगठन के उग्रवादी हैं, और हमस तो हार्डकोर सुन्नी उग्रवादी संगठन है, कभी भी हिजबुल्लाह से उसका मैच नहीं करता था। लेकिन इस वार को हिजबुल्लाह ने लपका, कैच किया, ईरान ने कैच किया, और उनका ये असेसमेंट कि अब क्योंकि सऊदी अरबिया यूएस के इन्फ्लुएंस में, या फिर अदर जॉर्डन, दूसरी कंट्रीज भी यूएस के इन्फ्लुएंस में, या अपने हित देखते हुए वो इस वार से अलग रहे। उन्होंने स्टेटमेंट्स तो दिए, लेकिन सम टाइम टर्की ने कुछ कोशिश की थी, लेकिन टर्की भी पीछे हट गया, तो ईरान सामने आ गया। अब ईरान के लिए ये पंगा किस तरफ बैठेगा ऊँट, तो दो ही करवट हैं ऊँट की। या तो इस जो अटैक 2024 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल के ऊपर किया, उसका इफ़ेक्ट हो सकता है कि इजराइल यूएस इस तरफ सोचें कि वार को ना बढ़ाया जाए और कुछ शर्तों पर फ़िलहाल समझौता हो जाए, और गाज़ा और लेबनान का कुछ बफर जोन बने तो बने, वार रुक जाए, फिर ऐसा कुछ। या फिर दूसरा ऑप्शन कि ईरान को डिस्ट्रक्शन कर दिया जाए और इसका न्यूक्लियर वेपन्स को। लेकिन सवाल ये है, क्या इतना काफ़ी होगा? क्या न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट पे अटैक होने के बाद ईरान इस काबिल नहीं रहेगा कि वो इजराइल पर कुछ अटैक कर पाए? मुझे ऐसा लगता है अटैक ऐसा भी हो सकता है कि वो इजराइल को बाद में भारी नुकसान पहुंचा दे। वर्ल्ड लीडर्स किस सोच में है, उसका खाका अगले 2-3 दिनों में सामने आ जाएगा, क्योंकि इजराइल में भी बैठकों का दौर जारी है, यूएस में बैठकों का दौर जारी है। जहाँ तक मेरा असेसमेंट है, इजराइल यूएस एक इसको अवसर समझेंगे और ईरान को एटलीस्ट मिनिमम न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट ख़त्म करने की ज़रूर सोचेंगे।
और इज़राइल इस वार में उसका मोटो ये है कि उसको उसका क्षेत्रफल बढ़ाना है, उसको एरिया बहुत कम मिला हुआ है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इज़राइल और यूएसए इज़राइल को ग्रेटर इज़राइल बनाने की हमेशा पक्ष में रहे हैं, और इस वार के बाद इज़राइल का क्षेत्रफल एरिया बढ़ेगा, क्योंकि वो लेबनान का कुछ क्षेत्र लेना चाहेगा, गाज़ा पे कंट्रोल करना चाहेगा। अगर लेबनान और गाज़ा सफल हो गए, ईरान बैक ट्रैक पर आया, तो कुछ एरिया सीरिया का भी ले सकता है, या फिर इसका भी ले सकता है, जॉर्डन का कुछ ले सकता है। जॉर्डन तो हालांकि अभी वार में डायरेक्ट शामिल नहीं है, यूएस के इन्फ्लुएंस में वो चुप है। तो ये सब बातें हैं। अगले कुछ लोग कह रहे हैं कि इज़राइल 1-2 दिन में ही ईरान पर हमला करने वाला है। मेरा असेसमेंट ये है, हमले नाम के लिए नहीं होगा। इज़राइल ने बोला है अगर हमला होगा तो जवाबी कार्रवाई बहुत ज़बरदस्त होगी, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, टारगेट करनी पड़ेगी, मैनेजमेंट खुफिया सब कुछ करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स नए तरीके से नहीं, उन पर अवेलेबल है डाटा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है 5 या 6 दिन या 1 वीक से पहले इज़राइल ईरान के ऊपर हमला नहीं कर पाएगा। नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।